हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए यह एक बेहतरीन मॉक टेस्ट रहेगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय व्यवस्था शुरू की गई, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। फोर्थ वाला पॉइंट सही नहीं है, याद कर लीजिए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, विभागीय व्यवस्था शुरू की गई, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया भारत सरकार अधिनियम 1861 के माध्यम से। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद के पास था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी सही नहीं है 1935 के संदर्भ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं और स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या यह वाली विशेषता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? हाँ, बिल्कुल सही है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से यह विशेषता ली गई है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति अमेरिका के संविधान से यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह विशेषता ली गई है अमेरिकी संविधान से। तो केवल यहाँ पर 2 युग्म सही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। माउंटबेटन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लेते हैं। भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई। पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया। इसमें पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए एक अलग संविधान का प्रावधान था। 17 जुलाई को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। तो चारों विकल्प को पढ़ने से हमको आंसर मिल चुका है। डी सही होगा। 17 जुलाई दिया गया है, जो कि गलत है। माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। तो इस प्रकार डी राइट आंसर है। धैर्य से यदि टेस्ट को लगाया जाए तो आंसर मिल ही जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अभिकथन ए और कारण यहाँ पर दिया गया है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं को शामिल किया गया था और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। कारण कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, लेकिन अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण देख लीजिए, ये दोनों बातें यहाँ पर अच्छी लिखी हुई हैं वेवेल योजना के संदर्भ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हार्ड प्रश्न पत्र को देख करके आपको इस टेस्ट को स्किप नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में हार्ड प्रश्न रख दिए जाते हैं, बीच में नॉर्मल प्रश्न रख दिए जाते हैं और लास्ट में इजी रख दिए जाते हैं।
परंतु प्रश्न पत्र तो पूरा ही कवर करना पड़ता है। देखिए किस मॉक टेस्ट में से आपको क्या कुछ मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल जाएंगे। संविधान सभा से संबंधित समितियों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है, और जो मॉक टेस्ट हम आपको उपलब्ध कराते हैं, यदि वहाँ पर संविधान के क्वेश्चनों की कमी रह जाती है तो आज यहाँ पर इस टेस्ट से पूरी हो जाएगी। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये पॉइंट हम जानते हैं सही है। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, कार्य संचालन समिति सच्चिदानंद सिन्हा। तो सभी ने आंसर चुन लिया होगा, डी यहाँ पर गलत है। कार्य संचालन समिति, इसके लिए आएंगे राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, छठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान नहीं करती है? तो डी राइट आंसर है, नागालैंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मुख्य भाग और उससे संबंधित विषयों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। नागरिकता संविधान का भाग सेकंड है, मूल अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A दिया गया है, राज्य संविधान का भाग 6 दिया गया है। तो गलत है यहाँ पर ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A आएगा इसके लिए। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है। आपको विचार करना है, क्या यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है? इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कौन सा कथन सही है? यदि आपने सी चुना है तो सही है, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। पहले वाला कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, और इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कहिएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में सेकंड वाला पॉइंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रश्न नंबर देखिए 11, कल्याणकारी राज्य के संबंध में सर्वाधिक प्रासंगिक विकल्प का चयन करें। समान अवसर एवं अधिकार सुनिश्चित करना, नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन करना। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। कल्याणकारी राज्य के संबंध में नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन करना ही इसका दायित्व है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 12, अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता है? अधिकृत नहीं करता है। किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना। तो आपका आंसर होगा डी विकल्प, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता है। यह तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। तो 3 वाला काफ़ी अच्छा पॉइंट है। किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 आएगा, नाम में परिवर्तन, और किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 6 से 11 नागरिकता से संबंधित है। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर अनुच्छेद 11 नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता हानि से संबंधित है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है, जो कि 5 से 11 है, और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने हाल ही में चर्चित नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं नामसाई घोषणा पर। प्रश्न नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा राज्य चिन्ह कब अपनाया गया?
तो डी राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो डी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर होगा बी विकल्प, केशवानंद भारतीवाद में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इसमें सम्मिलित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। सेशन पसंद आने पर आपको वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, प्रत्येक क्लास को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स को वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, तो आपका दायित्व रहेगा कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए प्रश्न नंबर 19 लगाते हैं। अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में गलत विकल्प चुनें। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि में योगदान देना, यह अनुच्छेद 51A में नहीं आएगा। इसका अनुच्छेद 51 जो है आएगा ऑप्शन ए के लिए। अनुच्छेद 51A इसके लिए नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं इनको आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर लगाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान केवल में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि आपने बी विकल्प चुना है तो सही है। केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है। भारत का संविधान केवल केंद्र में कह रहा है। भारत का संविधान तो केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। चलिए ऐसे ही घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा युग्म सही है? राज्य सूची वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण दिया गया है। क्या वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची में है? संघ सूची वन, बाट और माप का न्याय प्रशासन। समवर्ती सूची वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 3 वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। समवर्ती सूची में वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण है। ये यहाँ पर वन दिया गया है। वन जो समवर्ती सूची का विषय होता है और पहला गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित आयोग को उनके गठन की तिथि के आधार पर काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? हमने ये प्रश्न आपको करा रखा है और कहा था कि नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न जो घूम करके इस नए मॉक टेस्ट में देखने को मिल गया है। सरकारी आयोग कई बार बताया 1983 में जो इसकी स्थापना की गई थी। और पुंछी आयोग, इसको तो जानते ही होंगे, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यह था 2005 में। राज मन्नार समिति 1969। तो अब आसानी से जो आंसर लग जाएगा। 1 के बाद 3 देख लीजिए तो डी विकल्प में है, यानी कि पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा ही प्रश्न है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये, जो कि 2005 में आया था। यदि आपसे फर्स्ट वाला पूछ ले तो वो कब आया था? 1966 में। दोनों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। चलिए, संसद के विषयों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में गलत विकल्प चुनें। संसद का गठन, अनुच्छेद 79 सही है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है तो सही है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है तो ये भी सही है। तो डी पर आने के बाद आंसर मिल चुका है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 87 में क्या है आपका? राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 23 प्रश्न यहाँ पर लगातार संविधान से देखने को मिले हैं, यानी कि संविधान के हमने 23 प्रश्न यहाँ पर कवर किए हैं, तो काफ़ी अच्छा पोर्शन था। प्रश्न नंबर देखिए 24। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने समेध शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी में कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। ये पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है। समेध शिखर राजस्थान राज्य के माउंट आबू में स्थित एक पहाड़ी है, जो जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये सेकंड में कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों ने समेध शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल 1 और 2 सही है। तो पढ़ने से पता चल रहा है, तीसरे वालों का हटा दीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत में भिन्न भिन्न आकार वाले इक्ता कहलाते थे। इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी मुक्ति कहलाते थे। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने खालसा के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उन्हें वक्फ भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो सही का चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने। इस कारण से फोर्थ वाला पॉइंट गलत हो चुका है। और अलाउद्दीन ने खालसा के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर, देखिए वापस नहीं लिया, ये गलत है यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। करशन देवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उसने नौसेना के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इतावली यात्री पेश करशन देवराय के दरबार में आया। वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था। उसका उत्तराधिकारी करशन देव द्वितीय था। तो डी यहाँ पर राइट है, ये सही नहीं है। जबकि इसको याद कर लेना है, इतावली यात्री पेश करशन देवराय दरबार में आया था और वह संस्कृत और तेलुगु का मेधावी विद्वान था। और करशन देवराय ने जो है नौसेना के विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 27 है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सवार पद की संख्या जितनी होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ऐसे पॉइंटों पर गौर करना पड़ता है। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो ये गलत है यहाँ पर। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। क्या जात पद जो है घुड़सवारों की संख्या तय करते थे? नहीं, ये भी गलत है यहाँ पर। इसके लिए आएगा सवार पद। सवार पद जो है तय करते थे। मुगल मनसबदारों को नगद में वेतन दिया जाता था। तो 1-4 यहाँ पर सही है, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है। 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिए, इस समय फारस, चीन, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से
भारत का व्यापार होता था? 17वीं शताब्दी में। इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। चारों को पढ़िए, आंसर मिलेगा। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापार से कोई संबंध नहीं था। क्या 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों का भारतीय व्यापार से कोई संबंध नहीं था? देख लीजिए, आंसर मिल चुका है। ये गलत है। 17वीं शताब्दी यानी कि 1800 के आसपास, उस समय तो जो है अंग्रेजों का स्वामित्व बना हुआ था भारत में। तो चारों विकल्प को धीरे से पढ़ने से कहीं ना कहीं आंसर मिल ही जाता है। तो एग्जाम में जो है इस पॉइंट को ध्यान रखना है। शुरू में जो है जो लाइन दी जाती है कठिन भी दे देता है, और लास्ट वाली लाइन जो आसान होती है, जिससे क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। प्रश्न नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुस्तक और लेखक यहाँ पर दिया गया है। NFP इंडिया, बाल गंगाधर तिलक दिया गया है। आप सभी जानते हो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। NFP इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कितने युगम सही है ये बताना था, तो सी आंसर होगा। केवल 3 युगम सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वाला यहाँ पर गलत था। तो 29 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। बुरहानुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना की थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। वाजिद अली शाह द्वारा फुलस नामक चांदी का सिक्का जारी किया गया। सही का चयन करना है, जो सही नहीं है उसका चयन करना है। तो सी राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही नहीं है, केवल दूसरे वाला पॉइंट सही है। इसी को भाई याद कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं रहता है। कम से कम 10% एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो रैयतवाड़ी से हमने आपको अच्छे से प्रश्न कवर करा दिए हैं, तो इसको आप यहाँ पढ़ लीजिए। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति थी। क्या अधिक लगान लिए जाने पर न्यायालय में जाने की अनुमति थी? ये आपको सोचना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई, असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। यह पॉइंट हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला। फिर यह कहा गया यहाँ पर, इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। ये वाला कथन यहाँ पर असत्य है, बाकी तीनों के बिल्कुल सही हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था? 1820 में इसको लागू किया गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली ने अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की। हैदर अली ने 1749 में मैसूर में स्वतंत्र कमान प्राप्त की। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। सही का चयन करना था। तो चारों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चारों को आप देख लीजिए ध्यान से। कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा, या फिर ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न बनेगा तो लग भी सकता है। प्रश्न नंबर 33 पर आ जाइए। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों को 3000 रुपये के वार्षिक कर के बदले स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी।
तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है भाई। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के लिए कर की दर असमान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कर की दर असमान हो? नहीं, तो ये गलत है। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त था, तो ये भी सही है। सही का चयन करना था। 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं, परंतु कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। प्रश्न नंबर 34 है, 1891 में पारित सम्मति आयु अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल वाली क्लास वाच की होगी तो वहाँ भी ये प्रश्न आया था, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, पहले भी बना था। आंसर कीजिए। लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1891 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। यदि ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो यहाँ भी आंसर आप सही कर पाओगे। सी राइट है, केवल 1 3 सही है। लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह रोक लगा दी गई थी। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र और संपादक यहाँ पर दिए गए हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इंदु प्रकाश, MG राणी दिया गया है, ये यहाँ पर गलत है। महात्मा गांधी दिया गया है, तो ये भी गलत है। समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? इसके संपादक हैं BN मादलिक, ये आएगा इसके लिए। और बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, ये इसके संपादक नहीं है। इसके संपादक की बात करें BG हॉर्निमन इसके संपादक। और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, तो यहाँ पर 4th वाला ही सही है, केवल 1 युग्म सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। चलिए 35% तक रहने देते हैं। अब हम जो है करंट के प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं अलग से। 14 मई 2024 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगमा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर है, तिरुपति। देखिए उत्सव से एग्जाम में प्रश्न बनता है। गंगमा जतारा ये उत्सव है जो कि शुरू हुआ है तिरुपति से। प्रश्न नंबर 2 है, 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीषम पोर्टेबल कयूबस का प्रशिक्षण किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यूपी का प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आगरा से। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? इस दिवस को कब मनाया गया था? सी राइट आंसर होगा, 8 मई को। प्रश्न नंबर 4 है, राज्य भर में वन अग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड ने। राज्य भर में वन अग्नि की स्थिति के कारण, जो जंगल में आग लगती है उसकी स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने कहा है कि पिरूल लाओ पैसे पाओ। पिरूल एक चीड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते लाओ और जो है पैसे पाओ। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। देखिए इस सेशन में थोड़े कठिन प्रश्न थे, परंतु जो नया का पार्ट आएगा वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सेशन जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा। 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया है? आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसका पार्ट 2 भी हम उपलब्ध कराएंगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।